प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा, हमने इसका पठन अभ्यास कर लिया है, व्याख्या हमने कर लिया है। आज हम इसके शब्दार्थों की तरफ बढ़ेंगे। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आया है, तो इसीलिए हम सभी शब्दार्थों को ही केवल आज देखेंगे। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं। ज्योतिषी हमारा पहला शब्द है, शब्दार्थ है। शब्दार्थ पहला शब्द है ज्योतिषी। ज्योतिषी का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला। ज्योतिष एक विद्या होती है। इसमें जो तारे और जो ग्रह होते हैं, नक्षत्रों का, ग्रह, तारे, इसमें सूर्य चंद्रमा भी आएंगे, इन सब नक्षत्रों, ये सब मिला के नक्षत्र कहे जाते हैं, इन सब की गणना की जाती है। हम जानते हैं इनकी जो है स्थिति दिन महीने के अनुसार ये बदलते रहते हैं, और इन्हीं के गणना के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, चाहे मौसम की हो, चाहे किसी व्यक्ति के सुख समृद्धि के बारे में जो बताया जाता है। और कई लोगों को ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं होता। बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा भी करते हैं, तो ये व्यक्तिगत हम कहेंगे इच्छा की बात है। जरूरी नहीं कि सब लोग ज्योतिष शास्त्र के पे विश्वास करें। तो ज्योतिष जो होता है एक शास्त्र होता है, और जो व्यक्ति इस शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है। इस शास्त्र के ज्ञाता या जानकार को हम ज्योतिषी कहते हैं। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लगभग सटीक अनुमान लगाने का दावा करते हैं, और इसे मानना या न मानना हर व्यक्ति के, हम कहेंगे, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो ज्योतिष विद्या को मानते हैं, उनकी जो अवधारणा या ज्योतिषी पे वे भरोसा भी करते हैं, और बहुत से आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्योतिष विद्या या ज्योतिषी पे भरोसा नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, उसी से हम सही हो सकते हैं। तो ये तो रहा। तो ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, या जो भी ज्योतिष शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। अगला है इंद्रिय। दूसरा है इंद्रिय। शरीर का अवयव। तो जैसे हम कहते हैं कि छठी इंद्रिय, इसको हम इंग्लिश में हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। इंद्रियों को, इंद्रिय को सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो ये शरीर का अवयव है, भाग है, शरीर का भाग। जैसे मनुष्यों में हम कहते हैं हमारे 5 इंद्रिय हैं, सेंस ऑर्गन है। जैसे आँख से देखने का काम होता है, नाक से सूंघने का काम होता है,
हम जबान से स्वाद को चखते या परखते हैं, कानों से आवाज़ को सुनते हैं, तथा जो हमारी चमड़ी है वो भी हमें, हमारी इंद्रिय है वो भी हमें वातावरण के बारे में हमें सूचना देती है। सर्दी, गर्मी, छूने का एहसास, ये सब, तो ये सब इंद्रिय होता है। शरीर का अवयव, अवयव मतलब भाग, शरीर का हिस्सा या भाग। सहज, सहज का अर्थ होता है सरल। सहज, महात्मा गांधी सहज स्वभाव के थे, सरल थे। सरल व्यक्ति ज़्यादा दिखावा नहीं करता, बड़ी सादगी से जीवन बिताता है। तो सरल, सहज का अर्थ होता है सरल, या बहुत आसान के लिए हम सहज का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिश्चियनों ने किया था इस पाठ में, क्रिश्चियनों ने क्या कहा था, अरे ये भविष्यवाणी करना, तूफान की भविष्यवाणी करना तो बहुत ही सहज है, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने अपने गधे को देखा, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसी से मुझे पता चल गया कि आंधी तूफान आने वाला है। तो ये सहज काम था, सरल था, कोई मुश्किल काम नहीं था, आसान। व्यवहार, चौथा शब्द है हमारा व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार का अर्थ होता है आचरण। आचरण, तो हमारा व्यवहार, या हम इसे आचरण भी कहते हैं। तो जैसे व्यवहार के अनुसार हमें बताया गया था, क्रिश्चियानो काफ़ी मदद के स्वभाव वाला व्यक्ति था। वो अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहता था। वह चल फिर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने, जब उसे पता चला कि आंधी तूफान आने वाला है, तो वह अल्फांसो के पास पहुंचा, उसको सावधान कर। तो ये आचरण कहेंगे, व्यवहार। लेकिन अल्फांसो का व्यवहार वह कुछ घमंडी था। मैंने देखा पाठ में, क्रिश्चियनों के समझाने पर भी वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तो ये आचरण होता है व्यवहार। तो हमने देखा व्यवहार घमंडी भी हो सकता है, या फिर मदद करने की भी इच्छा एक अच्छा व्यवहार कहलाती है। निष्कर्ष, 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 सार या निचोड़, इसको बोलते हैं सार या निचोड़। जैसे कि इस पाठ का हमें निचोड़, या फिर हम कहेंगे सार क्या था, कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए अपने ज्ञान पे, हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए, केवल अपनी ही नहीं करनी चाहिए। इस पाठ का हम कहेंगे निष्कर्ष या फिर सार या निचोड़। निचोड़ मतलब उसका क्या, उसमें क्या अर्थ निकला, तो इसे निचोड़ कहा जाता है, सार कहा जाता है, या निष्कर्ष। तो हमने इस पाठ में देखा, अल्फांसो ने भी दूरबीन की सहायता से आसमान को देखा, उसके बाद नक्षत्रों की गणना की, इस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या है, और गणना करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे निकला कि आज आंधी तूफान नहीं आने वाला है। तो निष्कर्ष का अर्थ होता है सार या निचोड़। आगे चलते हैं। अगला है हरकतें। हरकतें
हरकतें का अर्थ होता है क्रियाएं। क्रियाएं। उसके बाद अगला है बुत। मूर्ति। तो हरकत का अर्थ होता है क्रियाएं। जैसे कि इस पाठ में कहा गया, क्रिश्चियनों ने अपने गधे की हरकतें देखी। उसका गधा क्या करता था? तूफान आने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो डर जाता था, अपनी पीठ को अकड़ा लेता था, पूंछ को पैरों में दबा लेता था और वह डर के मारे कुछ कांपने लगता था जैसे वो बीमार हो। तो ये जो हरकतें हैं क्रियाएं हैं जो कि देखी जा सकती। तो हरकतें क्या होती हैं? देखे जा सकने वाला व्यवहार, जैसे सच्चाई और ईमानदारी और ईर्ष्या या जलन शायद हम देख नहीं सकते, वो भी व्यवहार में ही आता है, लेकिन वे देखी नहीं जा सकती। सच कौन बोल रहा है, किसके मन में ईर्ष्या है, ईमानदारी, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मन की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हरकतें होती हैं वो क्रियाएं होती हैं, नज़र आ जाती हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे क्रिश्चियनों के गधे का ही है। वह तूफान आने से पहले काफ़ी डर जाता था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो कभी कभी तो ऐसे कांपने लगता था जैसे उसे कोई बुखार आ गया हो। तो ये हरकतें थी। बुत। बुत का अर्थ होता है मूर्ति। बुत का अर्थ होता है मूर्ति। आपने भगवान की मूर्तियाँ देखी हैं, उसे बुत भी कहा जाता है। मूर्ति, मूर्ति का पर्याय होता है बुत। तो ये था हमारा पाठ। इसमें कोई भी मुहावरा नहीं आया, इसीलिए हमने केवल शब्दार्थ ही लिखे हैं बच्चों। इस पाठ में मुहावरा नहीं है। तो हमने एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ शब्दार्थों को और आपको पता चल जाएगा। ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जो ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है, जो ज्योतिष विद्या में निपुण होता है, जानकार होता है, उसे ज्योतिषी कहा जाता है। और ये व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को का आंकलन करते हैं और बताते हैं, उन्हें उनकी होने की संभावना भी बताते हैं। और आपके ऊपर है कि आप ज्योतिष विद्या पे विश्वास करते हैं या नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई ज्योतिष या ज्योतिषी पे भरोसा करता हो, ऐसी बात भी नहीं। इंद्रिय, शरीर का अवयव, शरीर का भाग। हमारे 5 इंद्रिय हैं। कौन कौन से? इंग्लिश में इसे सेंस ऑर्गन कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। जो हमारा आँखें, कान, नाक, जबान और जो चमड़ी, ये सब हमारे इंद्रिय हैं, शरीर के अवयव। कहते हैं कि पशु पक्षियों के छठी इंद्रिय भी होती, 6 सेंस ऑर्गन, और वे 6 सेंस ऑर्गन से ही, हम कहेंगे छठी इंद्रिय से ही आने वाले खतरों का अंदाज़ा या आंकलन करते हैं। ये कहा जाता है, ये सच है या नहीं, अभी इसके बारे में मतभेद है। सहज का अर्थ होता है सरल। सहज का अर्थ होता है सरल। व्यवहार, आचरण, व्यवहार, आचरण। निष्कर्ष का होता है सार या निचोड़। मैंने बताया था सार या निचोड़, निष्कर्ष। जैसे इस पाठ के अनुसार मैं बताऊंगा तो अल्फांसो ने नक्षत्रों का आंकलन किया और फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि आज तूफान या वर्षा नहीं होने वाली है। हरकतें क्रियाएं होंगी। हरकतें वे क्रियाएं जो दिख सकती हैं। बुद्ध को मूर्ति कहा जाता है, बहुत ही सरल है। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं, हम इसे लिखते नहीं हैं, मौखिक रूप से ही किया जाता है। प्रश्न है मौखिक।
जैसा कि नाम से ही पता है, हमें इसे नोटबुक में नहीं लिखना है और ये प्रश्नों को हम चर्चा करके ही करते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दो। पहला प्रश्न है, हम चर्चा करेंगे, उत्तर तो चर्चा करके ही देंगे। अल्फांसो अल्फांसो को किस बात का घमंड था? तो बच्चों, जैसा कि हमने अपना पाठ पढ़ा, अल्फांसो एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी कौन होता है? जिसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान। तो सबसे पहले अल्फांसो ने देखा कि उसकी कई बातें सच होने लगी। जो आकलन वो किया करता था ज्योतिष शास्त्र की मदद से, उसकी कई बातें सच होने लगी और धीरे धीरे वो प्रसिद्ध भी होने लगा। अगर किसी ज्योतिष की बात सच होने लगती हैं तो लोग उसको जानने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं तथा वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगता है। तो अल्फांसो भी धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा, उसकी बहुत सी कही बातें सच भी निकलने लगी, तो इस कारण वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जो प्रसिद्ध हो जाने से उसके मन में वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता या जानकार समझने लगा और धीरे धीरे घमंड भी उसमें आने लगा। तो ये घमंड व्यक्ति सब व्यक्तियों को नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति को अपने विद्या पे ज़्यादा घमंड होता है और उसे लगता है कि वही श्रेष्ठ है, अब उससे अच्छा कोई नहीं है किसी विद्या के बारे में। हमारे पाठ के अनुसार अल्फांसो जो था, अल्फांसो जो कि एक ज्योतिषी था, उसे अपनी विद्या कौन सी थी? ज्योतिष शास्त्र की विद्या पर घमंड होने लगा। उसे लगता था कि उसकी बराबरी अब कोई नहीं कर सकता और उसकी सभी गणनाएं हमेशा सच निकलेंगी और इस कारण से वो घमंडी हो गया। घमंडी व्यक्ति किसी दूसरे की बात नहीं सुनता और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है, समझदार मानता है। तो हमारा प्रश्न था, अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अल्फांसो को एक प्रसिद्ध ज्योतिषी होने का घमंड था। या हम ऐसे भी इसके दो तीन तरह से उत्तर लिखे जा सकते हैं और सभी सही हो सकते हैं। यार ध्यान से सुनिएगा। अल्फांसो को अपनी ज्योतिष विद्या का घमंड था, या फिर अल्फांसो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी मानता था, इसीलिए उसे घमंड था। अल्फांसो को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होने का घमंड था, ऐसे भी कह सकते हैं। सभी उत्तर सही हैं। अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होने का घमंड था, या अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा या सबसे श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अल्फांसो को
सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। तो इस तरह से भी सही है। तो ये हमारा प्रश्न है, और ये इसमें मैंने आपको बताया है टू दी पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए, जितना पूछा जाता है उतने। अब वो हम ये कारण नहीं बताने लगे क्यों उसको घमंड था, क्योंकि उसकी कई बातें सच हो जाती थी, ये सब हमें नहीं बतानी। वाक्य क्या लिखा है, अल्फांसो को किस बात का घमंड था, तो हमें केवल उस बात के बारे में बताना है। अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। यही सबसे सरल है, एक वाक्य में भी है, और मौखिक जो प्रश्न होते हैं लगभग लघु प्रश्न ही होते हैं, और लघु प्रश्नों को हम जबरदस्ती लंबा नहीं करेंगे। एक वाक्य में है तो उसका उत्तर एक वाक्य में ही देंगे। तो अल्फांसो को किस बात का घमंड था? अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। अल्फांसो को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। तो बच्चों ये प्रश्न हम लिखेंगे नहीं, केवल एक मौखिक प्रश्न है, चर्चा के द्वारा ही हम कर रहे हैं। इसका आपको याद रखना है, परीक्षा में आता है तो एक लघु प्रश्न के रूप में आएगा, और हम चर्चा कर रहे हैं, और दोनों तरीके से आप वाक्य किसी भी तरह लिखेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट जितना पूछा जाता है उतना ही हम लिखेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे ख प्रश्न में। हमारा ख प्रश्न है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला? क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला? तो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। क्रिस्टियानो कौन था? अल्फांसो का गांव का पड़ोसी था। उसके गांव में उसका पड़ोसी था क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला? हम जानते हैं क्रिस्टियानो का पैर खराब था, वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन वह एक गधे की सवारी किया करता था। गांव में इधर उधर जाने के लिए वह एक गधे की सवारी किया करता था। तो हमेशा गधे के साथ रहता था, गधे के साथ वह कहीं भी आता जाता रहता था। तो क्रिस्टियानो को वह कोई ज्योतिष शास्त्र तो नहीं जानता था, और वो ज्योतिषी भी नहीं था। तो यही पूछा है, क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे पता चला? हम जानते हैं वो एक साधारण सा किसान था। क्रिस्टियानो कौन था? कोई ज्योतिष विद्या का जानकार तो था नहीं, वह एक साधारण सा किसान था जो कि चल फिर नहीं सकता था, उसके पैर में कुछ खराबी आ गई थी। इसीलिए जब भी वह गांव में आता जाता था तो गधे की सवारी किया करता था। हमेशा उसके आने जाने का साधन गधा ही था, और वह अल्फांसो का पड़ोसी था। जब उसे पता चला कि उसके गधे कि उसने अपने गधे की हरकतों को देखा, हम जानते ही हैं वो गधे के साथ रहता था, क्योंकि गधा ही उसकी सवारी थी। तो उसने कुछ हरकतों को देखा जिसमें कि गधा डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, और वह डर से कांप रहा था, उसकी पीठ अकड़ गई थी, उसने पूंछ को अपने पैरों में छुपा लिया था। तो ये सब जो हरकत होती है, इससे क्रिस्टियानो को पता चला कि मौसम खराब होने वाला है, तूफान और वर्षा आने की संभावना है।
तो गधे, जो गधे होते हैं कुछ और बहुत से जीव होते हैं, वो उनकी छठी इंद्रियां होती, कहा जाता है, यही इस बारे में कहा जाता है कि एक और इंद्री होती है, 5 इंद्री के अलावा छठी इंद्री होती है, वो जीवों को खतरे के बारे में बता देती है, सावधान कर देती है, सचेत कर देती है। और ये भी बच्चों कल्पना है, अभी इस बारे में विज्ञान ने नहीं बताया है कि वो छठी इंद्री कौन होती है, कहाँ होती है और उसका क्या काम है, ये कल्पना पे आधारित है। तो क्रिश्चियनों को भी अपने गधे के ही द्वारा पता चला कि मौसम खराब होने वाला है, क्योंकि क्रिश्चियनों को अनुभव था कि जब भी उनका गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं, वो अपनी पूंछ को अपनी पैरों में छुपा लेता है और डर के मारे कांपने लगता है जैसे कि वह बीमार हो, तो क्रिश्चियनों को पता चल जाता था कि कोई जोर से आंधी तूफान आने वाला है, मौसम खराब होने वाला है। तो इस कारण से हम कहेंगे, तो इसका उत्तर देखते हैं, इसका प्रश्न हमने देख ही लिया है। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला? तो हम इसमें कहेंगे गधे की हरकतों के कारण पता चला। अब गधे की हरकतें हमें नहीं बतानी है, ये लघु प्रश्न है और मैंने आपको बता रखा है कि लघु प्रश्नों का उत्तर भी लघु ही होना चाहिए। टू दी पॉइंट जितना पूछा जाता है हम उतना ही लिखते हैं या बताते हैं। तो इसमें केवल पूछा गया है क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला। तो गधा तो बता नहीं सकता मुंह से, तो गधे की हरकतों से पता चला। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे गधों की हरकतों से, वाक्य हमारा पूरा होना चाहिए। तो चलते हैं, क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में उसके गधे की हरकतों से पता चला। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में अपने गधे के हरकतों से पता चला। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, या गधे की हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था। तो वाक्य हमारा सही होना चाहिए, एक वाक्य का उत्तर है, एक वाक्य में ही देंगे। फिर से देखिए, प्रश्न है क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला था। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला था, या फिर दूसरी तरह से हम पहले ही गधे का नाम लिख लेते हैं। अपने गधे की हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था। तो दोनों तरह ही सही है, दोनों जैसा हम लिखना चाहें, वाक्य सही होना चाहिए। और ये सब लघु प्रश्न के रूप में आते हैं। जो भी मौखिक प्रश्न है आपने देखा होगा, ये लघु प्रश्न के रूप में आते हैं। तो लघु प्रश्न का जो उत्तर होता है वो हम लघु ही देंगे, एक वाक्य में ही देना चाहिए। इसको विस्तार से, अब इसमें कोई गधे की हरकतों को जोड़े जाएगा कि गधा कांपने लगता था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, पीठ अकड़ा लेता था, पूंछ छुपा लेता था, ये नहीं लिखना। केवल इन सब की जगह हम लिख देंगे, हमें गधे की हरकतों का ही लिखना है। तो कैसे, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगले प्रश्न में चलने से पहले इसको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, बता देते हैं। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला था। बस हरकतों से ही पता चला, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अपने गधे की हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था। अपने गधे के हरकतों से क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में पता चला था। तो ये था हमारा। तो दो प्रश्न हमने कर लिए। पहला प्रश्न था अल्फांसो को किस बात का घमंड था। अल्फांसो को अपने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी होने का घमंड था। और क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में कैसे पता चला था। क्रिश्चियनों को मौसम के बारे में अपने गधे की हरकतों से पता चला था। तो ये तो एक वाक्य में ही इन सब के उत्तर आते हैं। अगला है ग प्रश्न हम बच्चों करेंगे कल। आज आपको क और ख जो दो प्रश्न दिए हैं इसको पढ़ करके याद करना है, चर्चा हमने की है। तो आज के लिए बस इतना है।